जी, तो ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर हमारे पास सेकंड एनवायरनमेंट की टाइप है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पाया जाता है एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशंस। आई मीन कि सेल या जानदार का बैरूनी माहौल मोर कंसंट्रेटेड होता है, जबकि सेल या ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल एनवायरनमेंट लेस कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट होता है। तो आइए जरा इसके मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। हाइपरटोनिक दो वर्ड से लिया गया है। हाइपर दैट स्टैंड्स फॉर मोर, ज्यादती के लिए, एंड सेकंड वन इज टोनिक दैट्स रिलेटेड टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन। लिहाजा हाइपरटोनिक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती हैं और वाटर कंसंट्रेशंस बहुत कम। अगर सोल्यूट ज्यादा मिकदार में जबकि वाटर कम कंसंट्रेशन के साथ एग्जिस्ट करे तो ऐसा सॉल्यूशन अमूमन कंसंट्रेटेड होता है, यह हरगिज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होता। इसके इफेक्ट्स की तरफ आते हैं। ये एक बीकर लिया गया, बीकर के अंदर हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, ओपन बीकर के अंदर सॉल्यूशन डाल रहे हैं। से दैट उस बीकर के सॉल्यूशन के एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, वाटर भी और सोल्यूट भी होता है, जिसमें हमने वाटर को लेसर क्वांटिटी के साथ जबकि सोल्यूट को मोर कंसंट्रेशन के साथ लिया है। अगर पानी कम सोल्यूट ज्यादा हो तो डेफिनेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही बनता है। तो इस सारे सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होगा, जबकि एक नॉर्मल और हेल्दी प्लांट या एनिमल सेल को इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखा गया। तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहलाएगा, और इस इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर पानी ज्यादा कंसंट्रेशन में जबकि सोल्यूट्स कम कंसंट्रेशन में मौजूद होंगी। आई कैन से दैट इस नॉर्मल सेल या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट डाइल्यूट एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों आप गौर करें, चूंकि इंटरनल एनवायरनमेंट डाइल्यूटेड है और एक्सटर्नल वन कंसंट्रेटेड है, पानी इस इंटरनल एनवायरनमेंट में ज्यादा है, एक्सटर्नल में कम है, लिहाजा थ्रू एक्सोस्मोसिस पानी सेल के अंदर से निकलेगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव कर जाएगा। जब पानी यहाँ से वहां मूव करता है, अंदर से बाहर चला आता है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा सेल साइटोप्लाज्म विल गेट श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। अभी आप साइज को नोट करें, इस सेल का साइज बड़ा है जबकि इसमें एक्सओस्मोसिस बार बार होने की वजह से वाटरी कंटेंट्स बाहर चले गए, पानी बाहर निकल गया। जब पानी बाहर निकल गया तो सेल का साइटोप्लाज्म सिकुड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है, श्रिंक सेल है। इसके इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 4 इफेक्ट्स बनते हैं। पहले में एक्सोस्मोसिस होती है, यानी इंटरनल सेल एनवायरनमेंट से पानी निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। सेकंड वन है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा और जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। फोर्थ वन इज दैट कि प्लाज्मोलाइसिस होगी। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? श्रिंकेज ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। यहाँ इस फिगर में दिखाया गया नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म अच्छा खासा हेल्दी है और नॉर्मल नजर आ रहा है, जबकि यहाँ साइटोप्लाज्म सिकुड़ चुका है। तो साइटोप्लाज्म के सिकुड़ जाने के प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जी, तो अब हम मूव करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर एनवायरनमेंट के थर्ड कैटेगरी की तरफ, दैट इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो याद है द एनवायरनमेंट दैट रिजेंबल्स टू द सेल कंसंट्रेशंस, वो माहौल, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसकी कंसंट्रेशंस किसी सेल के इंटरनल या ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलती जुलती हैं, यानी ऐसा माहौल जो जानदारों के अंदरूनी माहौल जैसा ही हो, जिसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली का मुशाहदा ना किया जा सके, वो आइसोटोनिक कहलाता है। मीनिंग की तरफ आते हैं, दो टर्म्स हैं, एक आइसो दूसरी टॉनिक। आइसो मीन्स सेम, दैट मीन्स अनचेंज, ना कमी है ना बेशी है। टॉनिक रिलेटेड टू सोल्यूट्स, लिहाजा
एनवायरनमेंट चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर होगा चाहे इंट्रा सेलुलर होगा, किसी किस्म के कोई मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट करें आपने बीकर ले रखा है, उसके अंदर सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन डाल रहे हैं और उसके अंदर एक नॉर्मल सेल डाल रहे हैं, तो याद रखिए जो कंसंट्रेशंस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की होंगी वही एग्जैक्टली सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट की होंगी। बाहर वाली वाटर कंसंट्रेशन इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, एक्सटर्नल सोल्यूट कंसंट्रेशन इंटरनल सोल्यूट कंसंट्रेशन के इक्वल होंगी। इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप इस सेल की शेप में, साइटोप्लाज्म में कोई किसी किस्म की तब्दीली फील नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब सॉल्यूशन में रखा गया साइज वॉल्यूम उतना ही है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम साइज और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आई, साइज और वॉल्यूम एक जैसा रहा। इसलिए रहा कि मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करता, ना मटेरियल बाहर से अंदर आता है एंडोस्मोसिस के जरिए, ना ही मटेरियल सेल के अंदर से बाहर एक्सोस्मोसिस के जरिए हार्गेज नहीं करता। इफेक्ट्स की तरफ आइए तो नो एक्सोस्मोसिस, नो एंडोस्मोसिस, there is no change in cell concentrations or environmental factors। ना माहौल में कोई तब्दीली आती है, ना ही सेल के इंटरनल कंसंट्रेशंस में कोई तब्दीली आती है, ना ही सेल सुकड़कर प्लाज्मोलाइसिस का मुजाहरा करता है।